हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से जो है कोई वीडियो नहीं आ पाई। इसका पीछे का रीज़न ये है कि कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त था, जिसके वजह से जो है हम आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब शायद जो है रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान से संसाधन, जिसमें लेसन 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। संसाधन इसका फर्स्ट लेसन है। इसमें आप देखेंगे इसके टोटल जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, हम लोग सबको बारी बारी से इसको देखेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है पेन और कापी लेकर के बैठ जाइए और सभी क्वेश्चन और आंसर को इम्पॉर्टेंट जो भी हैं या सभी को हम तो कहेंगे कि सभी को आप लोग नोट करते जाइए। तो आइए बगैर देरी किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो आप देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें इसमें का बताया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आती हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं या जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, वो चाहे कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो और उसकी उपयोगिता है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ बताया गया उत्तर में विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वो संसाधन कहलाती हैं। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं। तो भैया ये अक्षयशील संसाधन क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि अक्षयशील संसाधन क्या होते हैं। तो आप एक बात ये जान लीजिए कि जो प्रकृति प्रदत्त द्वारा जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं और जो कभी नहीं समाप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, ऐसे संसाधन जो होते हैं वो अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है फिर हमारा ये गा वाला क्वेश्चन क्या है। तो जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है। तो भाई अनवीकरणीय संसाधन क्यों है जीवाश्मी ईंधन। तो यहाँ देखेंगे कि इसका उत्तर देखेंगे, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है। यहाँ देखेंगे पहले लाइन को कि ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो भूतकाल में यानी जो बीत चुका है समय, उसमें जो निर्मित हुए थे और जिनका भंडार जो है सीमित मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऐसे जो संसाधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये संसाधन क्या है लिखा गया, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, यहाँ क्यों लिखा गया है, तो इसके लिए इसको आप कट कर लीजिएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है यानी जिनका जो है भंडारण बहुत सीमित मात्रा में है और जो बहुत पहले निर्मित हुए थे। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो ये ऐसे संसाधन है इनको जो है एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये पुनः जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिनको जो है अगर एक बार आप यूज में ले लिए और प्रयोग में कर डाले तो वो जो है एकदम से समाप्त हो जाता है और जिसे पुनः निर्मित होने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। तो आप आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जीवाश्मी ईंधन क्या है और इनको जो है पुनः निर्मित होने में बहुत दिनों का समय लग जाता है। तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसका बचाव भी करना चाहिए ताकि आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। इस तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तब यह सतत पोषणीय विकास क्या है, ये भी आप बहुत अपने आप में एक बात है। तो देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। तो भाई यहाँ आप देख पा रहे हो कि संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों का जो अंधाधुंध जो उपयोग है उस पे जो है लगाम लगाने की ज़रूरत है और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। यानी जो है बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उसको जो है उपयोग में लाना ही क्या संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है। यानी संसाधनों का जो अर्थ है, इसका जो सीधा अर्थ है संरक्षण का, यानी इस संसाधन का प्रयोग जो है ये इसका मतलब नहीं है कि इसको रोक दिया जाए, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके।
यानी इसका जो प्रयोग है उसको हमें रोकना नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए कि ताकि आने वाले पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके, जो भी हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है वो भी इसका लाभ उठा सके। और ऐसे विकास को सतत पोषण विकास कहते हैं। तो जब अब कुछ भी बचा रहेगा तो आने वाली पीढ़ी हमारी ले पाएगी, और जब हम लोग जो है उसको इस तरीके से अंधाधुंध उपयोग करके ख़त्म कर डालेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका हमें जो है संरक्षण करना चाहिए। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है या जो भी चीज़ें हैं उनका जो है संरक्षण हमें करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या है यहाँ देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। अब देखो यहाँ पूछ भी लिया गया ये सीधा सीधा क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए, यानी इसके रोकथाम कैसे प्राकृतिक संसाधन को रोका जा सकता है। तो यहाँ आपको बताया गया है कि देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय, इस तरीके से आप हेडिंग कर लेंगे। इसके बाद पॉइंट बना करके एक एक करके लिखेंगे। इस तरीके से देखेंगे हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट हमारा है मृदा का संरक्षण। मृदा का मतलब क्या होता है बेटा? मृदा का मतलब होता है कि मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और मृदा का संरक्षण मतलब है क्या? मृदा का बचाव, यानी मिट्टी का बचाव हमें कैसे करना है, तभी तो प्राकृतिक जो है संरक्षण हो पाएगा। तो मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। यानी अपरदन का मतलब क्या है कि मिट्टी जो है बहुत बड़ी मात्रा में बह जाती है, और मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10-15 सेंटीमीटर उसका डंठल छोड़कर काटना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो फसल बोई जाती है खेत में, उसके जो डंठल को ना 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काटना चाहिए, जिससे वायु के वेग का प्रभाव न पड़े। यानी जब अगर आप डंठल ऊपर से काटेंगे तो उसमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कहीं उड़ करके इधर उधर नहीं जा सकती, इससे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है डंठल को ऊपर से काटना चाहिए, कम से कम 10-15 सेंटीमीटर ऊपर से काट लेना चाहिए, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। यहाँ सीधा सीधा बताया गया आपको कि मिट्टी का जो अपरदन होता है वो वायु द्वारा भी होता है। अब पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जहां आप देख सकते हैं कि पशुचारण पे जो है रोक लगाकर जो है इसका रोकथाम किया जा सकता है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मेड़ बनाकर खेतों में मोटे मोटे और बड़े ये मेड़ी कलर करके जो है मिट्टी का जो अपरदन होता है वो रोका जा सकता है। इसके बाद क्या है प्राकृतिक संरक्षण में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो वृक्षों का संरक्षण करके, वृक्षों का संरक्षण करके कैसे आप जो है प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे? तो औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बहुत बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आज के समय में वृक्षों की कितना अंधाधुंध कटाई हो रही है, वनों की निरंतर जो है कटाई चल रही है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि रोकी जा सकती है। आप समझ रहे हैं कि वृक्ष लगाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे जो है इससे क्या नाम है प्राकृतिक संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो हमें आपको चाहिए कि अगर इसको वन संरक्षण करना है और इसको बचाना है तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना पड़ेगा, और खुद जो है सक्रिय होकर के वृक्षों को लगाना पड़ेगा। अब वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम वृक्ष रहेंगे तो इससे भी क्या हो सकता है कि मिट्टी का कटाव कम हो सकता है, क्योंकि इनकी जड़ें जो अंदर तक जाती हैं तो मिट्टी को जकड़े हुई रहती हैं। इस तरीके से जब वृक्ष रहेंगे तभी तो मिट्टी का रुक पाना एक जगह पर संभव हो पाएगा, वरना जो है सब प्राकृतिक संरक्षण के साथ संरक्षण नहीं हो पाएगा। इस तरीके से सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए और अपने जीवन काल में जो है वृक्षारोपण करना चाहिए, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा करते हैं कि पॉइंट जो है आसानी से आप लोगों के दिमाग को प्रभावित कर रही होंगी और आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे क्या है, तीसरा नंबर क्या है? खनिज संरक्षण करके। खनिज क्या है? जो खनिज होता है वो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और इनका भी संरक्षण करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या है देखेंगे, जैसे देखेंगे खनिजों का संरक्षण के लिए इसका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिज के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। कहने का मतलब जो है खनिजों का संरक्षण जो है यानी उस बहुत सोच विचार कर ही उसको उपयोग में लाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि इनका अभाव है। एक बार ख़त्म हो जाने के बाद जो है कई हज़ार वर्ष लग जाते हैं इनको फिर दोबारा पैदा होने में। इसलिए जो है इन ऐसे खनिजों का जो प्रयोग है हमें बहुत ही विचार से सोच करके करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाली खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। जहाँ हो सके जो है धातुओं का संरक्षण करना चाहिए, इसके जगह पर हमें प्लास्टिक का जो है उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो सकेगा खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है।
तो इस तरीके से हम चाहे तो प्राकृतिक संरक्षण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखेंगे क्या है, जल का संरक्षण। अब देखो प्राकृतिक संरक्षण में क्या होता है कि जल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसलिए जो है हमें जल का भी संरक्षण करना चाहिए, यानी जल का भी बचाव करना चाहिए। फालतू तरीके के जल को जो है इधर उधर दुरुपयोग में नहीं लाना चाहिए, जिस तरीके से पर्यावरण का और प्राकृतिक संरक्षण का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ देखेंगे जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा आप जानते हो कि जल का संरक्षण क्या है, वो जीवन का ही संरक्षण है, क्योंकि आप जानते हो कि जल ही क्या है, जीवन है। अगर जल नहीं है तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है, और ये जो जल का जो स्रोत है, जो हमारा जल का प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, वर्षा से हमें जल की प्राप्ति होती है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों द्वारा नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। यानी ये जो जल है कि जब वर्षा होती है तो जल नदियों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से ये बहते हुए जाते हैं। तो इसका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, तो बांध बनाकर, यानी मेड़बंदी करके बहुत बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं नदियों में। तो इसको बना करके जो है पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, या तालाब बनाए जा सकते हैं और पानी का वहाँ बचाव करके रखा जा सकता है इस तरीके से। दूसरी बात क्या है, नहरों को पक्का करके टिकिल सिंचाई जल के द्वारा उपयोग को कम किया जा सकता है। यानी इस तरीके से अगर आप जल को रखेंगे इस तरीके से तो संरक्षण हो सकेगा जल का। इसके बाद क्या है कि घरों में पानी का सीमित प्रयोग करके जल संरक्षण किया जा सकता है। सही बात है, अगर पानी का जो है हम अपने घर में भी बहुत दुरुपयोग करते हैं, जहां हमें जो है एक बाल्टी का काम है तो 10-10 बाल्टी जो है हम लोग पानी दुरुपयोग करते हैं, जो कि मतलब प्राकृतिक सिस्टम के लिए बहुत ही समस्या की बात है। आप जानते हैं कि पीने योग्य पानी इस धरती पर बहुत कम है, और आने वाले समय में पानी के लिए समस्या भी हो सकती है। इसलिए हमें पानी की योग्यता समझनी चाहिए, और पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी जानते हैं। तो इसलिए हमें जल का जो संरक्षण करना चाहिए बहुत ही एक जिम्मेदार होकर के, कभी भी ना किसी को फालतू जल गिराने दें और ना ही खुद गिराएं, और लोगों को जागरूक भी करें साथ साथ। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बात कर रहे थे प्राकृतिक संरक्षण की। तो यहाँ 4 पॉइंट दिए गए थे, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की। तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। बेटा देखो, कोई चीज़ रटी नहीं जा सकती है। आप लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो है दिमाग में नोट करिए। अगर आप रटेंगे तो चीज़ें आपको नहीं याद होंगी, इसलिए कुछ मुख्य जो पॉइंट होते हैं उनको आप अपने दिमाग में रखिए, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ क्या है भाई, जोड़ा बनाना है हमें। तो देखिए क्या दिया गया है कि कोयला दिया गया है, कोयला है, और इसके बाद क्या है हमारा सौर प्रकाश है, कोयला है, सौर प्रकाश है, और दूसरा इसके बाद वन है। तो सीधा सीधा सटीक देखिए यहाँ मिले हुए भी हैं, और आप देख सकते हो कि कोयला क्या है, ये जीवाश्मी ईंधन है, आप आसानी से यहाँ समझ सकते हो। इसके बाद क्या है, वन हमारा क्या है, सौर प्रकाश क्या है। तो सौर प्रकाश आप जानते हो कि जो प्रकृति प्रदत्त द्वारा हमें प्राप्त होती है, जो कभी ना समाप्त होने वाली संसाधन होती है, वो क्या होती है, अच्छेशील संसाधन होती है। तो ये अच्छेशील संसाधन के साथ मिल जाएगा। इसके बाद वन क्या है, हमारा मानव पूरित संसाधन है। आज वन से ही मानव की पूर्ति होती है, जो भी मानव के जीवन में बहुत दैनिक जीवन में प्रयोग में आती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका मिलान अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप समझ सकते हैं कि क्या है। देखिए आसानी से यहाँ समझेंगे कि जो भी काले भाग ये मोटे अक्षर में लिखे गए हैं, यही जो है रिक्त स्थान पे भरे गए हैं। यहाँ पहले में क्या है, का नंबर में तो देखेंगे कि पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। तो पुल क्या है, यहाँ आप आसानी से देख पा रहे होंगे, पुल एक जो है मानव निर्मित संसाधन है। तो इसमें मानव निर्मित संसाधन भरा जाएगा। और दूसरा क्या है, उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। जो उपजाऊ भूमि होती है वो कैसी संसाधन होती है, तो वो प्राकृतिक संसाधन होती है। इसी तरीके के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। जो भी हम चीज़ें अपने उपयोग में लाते हैं, और अगर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं और अच्छे तरीके से उसको यूज में लाते हैं, फालतू तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है और कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहीं से लेसन ये समाप्त होता है, फर्स्ट लेसन। और बाकी आगे का जो कार्य है वो विद्यार्थी जो है स्वयं करेंगे, आप लोग इसको स्वयं करेंगे। आशा करते हैं ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इसका लाभ हर उन बच्चों तक पहुँच सके
जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों को ऐसे क्लास 8 की क्लास 9 की सभी सब्जेक्ट की आपको एक एक लेसन करके मैं सभी चीज़ को डिस्कस करूंगा यहाँ। तो इस तरीके के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।